गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसके अंदर हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया था और द हिंदू में आर्टिकल आया था कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है जो हायर स्टडीज़ को लेकर है। उसके अंदर जो आंकड़े आए हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में था। सेकेंड एडिटोरियल का जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको लेके हैं, जिसको मधुरा स्वामीनाथन जो कि प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के अंदर एवं वो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है, उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो मिलेट को लेके रिवोल्यूशन है उसके आगे क्या चैलेंजेस है और उसके आगे हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लास्ट जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो नीदरलैंड को लेके है, जो पिछले इस वित्त वर्ष के 9 महीने के आंकड़े आए हैं। उस 9 महीने में नीदरलैंड ने हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट के अंदर 3rd पोजीशन को हासिल किया है। इन टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये है कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट है वो हायर स्टडीज़ के अंदर 7.5% के आसपास बढ़ा है 2020 और 21 में। ऐसा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है। ये रिपोर्ट साल 2020-21 के लिए है और इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है। अब इस रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि यदि हम ओवरऑल स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेशियो देखें 2019 और 20 का, तो हमें पिछले साल के कंपैरिजन में ये देखने में पाया है कि इस साल स्टूडेंट का एनरोलमेंट 7.5% से बढ़ा है। ये इसका पहली फाइंडिंग्स थी। इसके अलावा उसकी दूसरी फाइंडिंग्स ये भी थी कि इसने ये देखा है कि जब कोविड की सिचुएशन थी हमारे यहाँ पे 2020 और 21 के दौरान, उस वक्त डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर 7% की बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट में, और ऐसा पर्टिकुलरली कोविड के दौरान हुआ है। इस डिस्टेंस एजुकेशन में भी उसने सेग्रीगेट किया है। उनका ये कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट बढ़े हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं, और बैकवर्ड क्लास के लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स हैं वो पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं। और इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि यदि हम OBC की आंकड़ों को देखें तो OBC के आंकड़े यदि 2014-15 और 2020-21 का कंपैरिजन करें, मतलब एक 6 साल का अंतराल लें, तो ये देखने में आया है कि इन 6 सालों के अंदर OBC के हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में 32% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर ये आर्टिकल हमको दिखाता है। इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि जो भी जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, जिसके अंदर मुस्लिम्स भी है और कुछ अदर माइनॉरिटीज़ है, इन सभी माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट का इनरोलमेंट है उसमें एक कमी देखी गई है। ये कमी लगभग 1% से लेके 0.5% तक डिक्लाइन हुआ है सारी कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज़ है मोस्टली सबके इनरोलमेंट में कमी आई। इसके अलावा जो हमारे डिसेबल पर्सनस है उनके अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली है, और जो वुमेन का इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन के अंदर वो लगभग 4% से बढ़ा है। पिछले साल 45% के आसपास था, इस साल 49% हुआ है, तो ये 4% के हिसाब से इस साल बढ़ा है। ये इसके आंकड़े थे। अब आपको एक चीज़ ये जानने की ज़रूरी है कि ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया है। इससे पहले लास्ट मंथ भी आंकड़ा आया था जिसके अंदर असर की रिपोर्ट आई थी। असर स्टैंड फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि प्रथम फाउंडेशन लेके आता है, जो एक NGO है। वो भारत के अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे हैं, उस एज ग्रुप के अंदर रूरल एरिया के अंदर वो जाके सर्वे करता है और अपनी सालाना रिपोर्ट लेके आता है। और उनका टारगेट होता है कि स्कूल में इनरोलमेंट क्या है, उनकी लर्निंग स्किल्स क्या है। उनकी लर्निंग स्किल से तात्पर्य ये है कि उनकी रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल क्या है। तो हम यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जो हमें कहती है कि जिसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर क्या एनरोलमेंट के स्टेटस है, और दूसरी रिपोर्ट हमें असर की ये दिखाती है कि 5 से 16 साल के बच्चे हैं उनका क्या स्टेटस था। तो मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था जिसको आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट एंड आप देख सकते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन आप थोड़ा सा ध्यान रखें और कंफ्यूज ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टास्क फॉर इंडियाज़ मिलेट रिवोल्यूशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मधुरा स्वामीनाथन जी ने लिखा है, जो कि एक रेनॉल्ड प्रोफेसर और MS स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट से भी जुड़ी है। तो ये इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी लीडिंग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है जो इस बारे में काम कर रही है।
ये आर्टिकल हमें क्या दिखाता है और ये क्या कहता है? सबसे पहले, ये जो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलेट से तात्पर्य ये है कि जो मोटा अनाज होता है उसको हम मिलेट कहते हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर इसको अलग अलग नाम जाना जाता है। राजस्थान के अंदर इसको प्रोमिनेंटली बाजरा जिसका आप कहते हैं वो पर्ल मिलेट है, वो इसके बारे में है। तो मिलेट्स को लेकर के जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको सेलिब्रेट करने 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर किया था। इसकी जो रिक्वायरमेंट थी या ये घोषणा करने के लिए इच्छा इंडिया ने जाहिर की थी पहले भी, पहला ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था, लेकिन फाइनली 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया। अब हमारे लिए कुछ चीज़ें यहाँ हम ये सीख सकते हैं कि पहले तो आप समझिए मिलेट क्या है, और मिलेट्स को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा पर्ल मिलेट, फिर रागी, फिंगर मिलेट या सॉरगम। तो सॉरगम जैसे ज्वार हो गया, पर्ल मिलेट आपका बाजरा हो गया, इसके अलावा रागी है। तो ये रागी का जो जनरली हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। बाजरे का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन स्टेट्स के अंदर होता है। और ज्वार का प्रोडक्शन हमारे यहाँ भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स है। इन मिलेट्स की वैल्यू क्या है कि ये काफ़ी रिच होते हैं प्रोटीन के अंदर, इनके अंदर फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इनका डाइजेशन इजी होता है। तो जो मोटापे की समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी काफ़ी हद तक ये निजात दिलाता है। इसके अलावा जो वुमेंस का मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों में ये हेल्प करता है और डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइस किया जाता है। राजस्थान में और जो एरिड रीजन्स हैं वहाँ पे मिलेट का प्रोडक्शन अच्छा होता है और वहाँ पे ये काफ़ी लंबे टाइम से कंज्यूम भी होता है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट देखी गई, कुछ चैलेंजेस वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसी का लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेकर के हमारी पार्लियामेंट के अंदर इसका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, मिलेट फूड फेस्टिवल। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर और राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी की वहाँ प्रेजेंस थी और वहाँ पे जितने भी उत्पाद थे वो मिलेट के बने हुए थे, वैल्यू एडिशन करके उसके बिस्किट्स वगैरह और उसका नॉर्मल फूड, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया। ये एक प्रमोशन करने का तरीका था जिससे लोगों के अंदर मिलेट्स को लेके एक जागरूकता आया और इसका प्रमोशन हो सके। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है वो डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने, और उसका एक अंग है वो जो उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है वो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन से मेन ऑर्गन्स हैं। तो आप ये देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था और इसके अंदर जो मेन ऑर्गन है वो इसकी जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसकी ट्रस्टीशिप काउंसिल बोल सकते हैं, और ICJ आपको पता ही हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट है। ये इसके जो प्रिंसिपल मेन ऑर्गन्स है वो 6 ऑर्गन्स हैं। और अभी हमारी चेयरमैनशिप है जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल की, हम उसके अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर है जिसकी 2 साल की सदस्यता होती है, तो उसकी अध्यक्षता अभी भारत के पास है। तो आप ये देखिए, इस स्पेशलाइज एजेंसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारी की सारी स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी। सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, सेक्रेटरी जनरल हो गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गन्स है, उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी स्पेशलाइज एजेंसी के अंदर हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसने इसको रिकमेंड किया था, और फिर फाइनली यूनाइटेड नेशन ने इसको हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे मधुरा स्वामीनाथन जी ने एक पॉइंट रखा है कि जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या फिर हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर जो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लोगों को अनाज देते हैं, उसमें जनरली जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पॉलिसी बोलती है आप वीट और राइस इसको ही मोस्टली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ये यहाँ कहना चाहती है कि भारत में क्लाइमेट चेंज की समस्या है, यहाँ पे ड्राउट्स की समस्या है, और जो मिलेट्स हैं वो एक ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स हैं, और ये सूटेबल हैं जो सेमी एरिड कंडीशन होती है, यहाँ पे जो शुष्कपन होता है, जैसे राजस्थान जैसी परिस्थितियाँ हो या मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना जैसी परिस्थितियाँ हो, तो वहाँ पे मिलेट का उत्पादन करना आसान है। तो इनका ये कहना है कि पिछले अगर 2 या 3 दशकों को देखें तो मिलेट के प्रोडक्शन में, मिलेट की गुणवत्ता में, इन चीज़ों में कमी आई है। और सरकार जब एक तरफ प्रमोट कर रही है तो इसके अंदर कुछ इनहेरेंट चैलेंज है जिस पे ऊपर अभी से काम करना चाहिए, तो भविष्य में इन चीज़ों से हम सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनका ये कहना है कि मिलेट को लेके जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने कंजम्पशन के बारे में बात की थी कि मिलेट का जो कंजम्पशन है वो उसमें गिरावट नोटिस की गई है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा उनका ये एक एग्जाम्पल था कि कोली हिल्स करके एक जगह है, ये जगह आपके
इसके अंदर तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर पड़ती है, वहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च के आधार पे हमको और कौन से फ्रूट्स हम अचीव कर सकते हैं रिसर्च के बेस पे, उसके बारे में बताया। और उन्होंने लास्ट में ये बताया कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। यदि हम मिलेट्स की इकोनॉमिक्स समझेंगे, इससे ये हो सकता है कि जो हमारा मिलेट्स को लेकर के प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सकता है, उसकी यील्ड इंक्रीज़ हो सकती है और लोगों में उत्साह भी हो सकता है और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जो आर्टिकल में चीज़ें दी गई तो उसको सिंप्लीफाइड करते हुए हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है जो ये आर्टिकल्स बताता है, और उसको हम मोटा मोटी देखेंगे। तो फर्स्ट चैलेंज उसका ये कहना है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, और इस प्रोडक्शन की कमी का एक तो मेन रीज़न ये है कि हमारे जो लिमिटेड स्टेट्स हैं उसमें कुछ लिमिटेड स्टेट्स ही है वो मिलेट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा यदि आप ये देखें 1980 के आसपास इस दशक में लगभग 41 मिलियन हेक्टर के अंदर मिलेट्स का प्रोडक्शन होता था। अगर यही आंकड़ा आप 2017 या 18 का उठाएंगे तो आप देखेंगे लगभग 24 मिलियन हेक्टर एरिया के अंदर मिलेट का प्रोडक्शन होता है। तो आप ये देखिए 1920 से लेके 2017-18 तक इन लगभग 27 से 28 सालों के अंदर हमें ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन दिख गया है इसका प्रोडक्शन का। 41 से हम 24 मिलियन हेक्टर के अंदर एरिया के अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है वो उसमें कमी आई है। इसके अलावा सेकंड आप ये देखें जो इसकी प्रति हेक्टर जो इसकी उत्पादन क्षमता है जिसे हम जनरली यील्ड कहते हैं, तो इसकी यील्ड काफ़ी कम है। यील्ड को आप उत्पादकता कह सकते हो कि इसकी प्रति हेक्टर कितनी उत्पादकता है, तो इसकी उत्पादकता कम है। यदि हम बाजरा की लें जिसे हम जनरली जानते हैं, और बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं क्योंकि ये मोती के जैसा होता है, तो हम बाजरा को लें तो बाजरा के केस में अगर आप आंकड़ों की तुलना करेंगे 2011-12 से हमें तुलना करनी है 2019-20 की जो इस आर्टिकल में मेंशन किया है। तो 2011-12 के अंदर 1 हेक्टर के अंदर हमें उत्पादन देखें तो उस वक्त लगभग 1080 केजी मिलेट का ये बाजरे का उत्पादन होता था। वहीं पे 19-20 में जाकर के ये 1237 केजी हुआ है। तो आप ये देखिए 10 सालों के अंदर इसके उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 100 केजी से लेके 150 केजी प्रति हेक्टर इसके उत्पादन में इंक्रीज हुई है, तो ये काफ़ी कम है। इसके अलावा यदि आप ज्वार का देखें जिसको हम सोरगम कहते हैं, तो सोरगम के उत्पादन की हम बात करें तो इसके अंदर तो नेग्लिजेंस बढ़ोतरी है। 1957 केजी का उत्पादन होता था और आज ये 1989 केजी का उत्पादन प्रति हेक्टर होता है। इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम है। तो दो बड़े मेजर रीजंस तो आपने देख लिया, एक प्रोडक्शन में कमी है, दूसरे बाद उसकी उत्पादकता में कमी है। तीसरा आप ये देखिए कि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं मिलेट्स की, या जो हम हर स्टेट्स के अंदर अलग अलग जिसका हम यूज़ करते हैं, उसके प्रिजर्वेशन की भी हमको ज़रूरत है। मतलब उसके बचाव की आवश्यकता है, उसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज ये देखने में आया कि इनकी गुणवत्ता में कमी हो रही है। इसके अलावा आप ये देखिए हमें हमारे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो एक चैलेंज है। और इसका जो कंजम्पशन है, जो लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी काफ़ी गिरावट है जिसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इसमें एक और चैलेंज है। इसके अलावा आप ये देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारा एक एम है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, परंतु इस फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए आपको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट उसके लिए आसानी से एग्री नहीं है, और स्पेशली जो मिलेट्स हैं उसका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही नहीं करती है। जब प्रोक्योरमेंट नहीं करोगे गवर्नमेंट, तो फिर लोग उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों के कारण से भी हमें एक इसके अंदर हिंड्रेंस देखी गई है। और सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे अभी हमारा आपने देखा कि मिलेट फूड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, आप प्रमोशन कर रहे हो मिलेट्स का, उसके द्वारा बने गए वैल्यू एडेड गुड्स का। आप ये देखिए इसकी मार्केटिंग नहीं है मिलेट्स की, एवं इसके अलावा इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो ये जो मेजर चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हमें को ओवरकम करना है। और आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है या सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, जहां आपका प्रोडक्शन कम है और जहां आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब प्रति हेक्टर भी आपका उत्पादन कम है और आपका एरिया भी कम हो रहा है। जहां आपको एरिया कम हो रहा है तो उसके लिए आपको एरिया में ग्रोथ करवानी होगी, और जहां आपकी उत्पादकता कम है प्रति हेक्टर तो आपको सीड बैंक बनाने होंगे। इन सीड बैंक के अंदर आपको साइंटिफिक हेल्प लेकर के नई वैरायटी के सीड्स का डेवलपमेंट भी करना होगा, जिससे इसकी उत्पादकता या फिर यील्ड के अंदर इन्हांसमेंट हो सके। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ आपको कि साइंटिफिक इनपुट की हमको ज़रूरत पड़ेगी,
इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म की भी हेल्प पड़ेगी। जैसे ये स्वामीनाथन इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी हेल्प करता है लोगों की, इन्होंने एक एरिया डेवलप किया है, तो ऐसा भारत के डिफरेंट स्टेट्स में भी होना चाहिए। और आप लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव दो। यदि आप लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो उन्हीं चीज़ों को उगाएंगे जहाँ उनको पैसा मिलेगा, जैसा वीट और राइस के केस में हो रहा है। और ये याद रखिए, ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प करेगा, तो हमें इस पहलू को भी समझना होगा। और लास्ट जो इस आर्टिकल का मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये कहता था कि हमें इसकी इकोनॉमिक्स को समझना होगा। यदि आप इसकी इकोनॉमिक्स को समझ गए तो इनका ये कहना है कि हम मिलेट के अंदर रिवोल्यूशन ला सकते हैं। ना सिर्फ कंजम्पशन बढ़ेगा बल्कि हम इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर बनाने से ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विदेश में भी लोगों में मिलेट को लेकर एक अट्रैक्शन बढ़ा है। तो ये इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो उसके अंदर ये एक हेडलाइंस आई थी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू दिसंबर आपके 9 महीने हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर के। इन 9 मंथ्स के जो आंकड़े आए एक्सपोर्ट के, वो आंकड़े ये दिखाते हैं कि जहां भारत की फर्स्ट पोजीशन, भारत जहां एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन यूएसए की है, सेकंड पोजीशन वो यूएई की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट की है, और थर्ड पोजीशन है वो नीदरलैंड ने अचीव कर ली है। नीदरलैंड पहले 5th पोजीशन पे था और अभी वो 3rd पोजीशन पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आपने देखा कोविड के दौरान भारत ने रशिया से काफ़ी तेल इंपोर्ट किया, कच्चा ऑयल, और कच्चे ऑयल को इंपोर्ट करने के बाद यूरोप ऑलरेडी ऑयल के क्राइसिस से गुजर रहा था, तो हमने यहाँ से जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज ने उस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को उनको एक्सपोर्ट किया। तो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक का सामान है, और ये इन सारे सामान की वजह से ही नीदरलैंड को हमने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया। यहाँ उसके आंकड़े भी दे रखे हैं, बट हमारे लिए जानना जरूरी है कि नीदरलैंड की भी पोजीशन 3rd है। जो एग्जाम में भी आ सकता है, या आपसे ये भी पूछा सकता है कि नीदरलैंड किस प्रकार से 3rd पोजीशन बना, तो उसका मेन रीज़न था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिक चीज़ें थी आज की जो आर्टिकल्स थे हमने कवर किए। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप कंटिन्यूसली हम इसी प्रकार के जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, हम उसको कवर करेंगे, और ये आपके मेंस एग्जामिनेशंस में, प्री में और आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।